विजय जी यहां से शुरू करिएगा। ये राज्यसभा के जो उम्मीदवार आए हैं बीजेपी के और कांग्रेस के, बीजेपी से बताइए पहले, ये चर्चा चल रही है केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने वाला है। विजय जी, आपको भी ऐसा लग रहा है? आपने म्यूट किया विजय जी शायद। मानक जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कह रहा हूं जो सवाल आपको सिंह साहब से पूछना चाहिए था वो मुझसे पूछ रहे। सिंह साहब तो नाम भी बता देते आपको कि कौन कौन बदलने वाला है। हाँ। हमेशा पर्ची रहती है सिंह साहब के पास, आप पता नहीं क्यों छोड़ देते है ना। हाँ। लेकिन अभी चर्चा देखिए, एक तो आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज जब इंडिया गठबंधन की बात हम लोग कर रहे हैं, एक तारीख को मैं याद दिलाता हूँ। आपने 98 की बात कर ली और सब बात होगी। आज है 5 जून। 5 जून 1974 को पटना में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का कॉल दिया था। वो पूरी विपक्ष को एक करने का इतना बड़ा कॉल था कि उसने हिंदुस्तान की राजनीति को बदल दिया। इंडिया गठबंधन को कम से कम उस कॉल को ध्यान रखकर एक नई एक्सरसाइज करनी चाहिए कि कैसे अलग अलग धाराओं को अलग, ये तो होता ही है, सब पार्टियों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबको अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। उसमें तो चरण सिंह जी जैसे लोग भी थे, जगजीवन राम जैसे लोग भी थे, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी थे। तो लेकिन सबको उन्होंने संपूर्ण क्रांति के नाम पर कॉल दे दिया। इंडिया गठबंधन के पास तो अभी ये कॉल ही नहीं है कि वो संपूर्ण क्रांति करना चाहते हैं, अधूरी क्रांति करना चाहते हैं, क्रांति नहीं करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कोई एजेंडा या कोई दिमाग में तस्वीर है, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि होगी कोई तस्वीर उनके पास कि क्या तस्वीर है। तो 5 जून आज इसलिए इंपॉर्टेंट डेट थी, मैंने कहा कि आपको याद दिलाऊं। हाँ ठीक है। और जैसे पंकज जी ने भी अभी याद दिलाया, पंकज जी तो बड़ा अनुभव है उनके पास, बड़े भाई हैं हमारे, कि हिंदुस्तान की राजनीति में अलग अलग विचारधाराएं कैसे मिलती रही हैं। अभी आप जनता दल के प्रवक्ता से बहुत अच्छा बोलती हैं, वो हमेशा अच्छी बात करते हैं। और उन्होंने कहा कि एनडीए मजबूत है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि एनडीए मजबूत है। और एनडीए तो तब और मजबूत हो गया जब जनता दल में अपने मुख्यमंत्री को हटाकर उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना दिया बिना कारण, कोई कारण नहीं। क्योंकि यदि स्वास्थ्य कारण होता तो उनको राज्यसभा में तो नहीं भेजते, लेकिन उससे एनडीए और मजबूत हुआ। हाँ। है ना। हाँ। तो अब ये तो सब अलग अलग तरीके से चलता रहता है कि क्या हो रहा है। हाँ। राज्यसभा की बात का अभी तो आपने शुरू में नहीं, आप जाती कर रहे हैं, लेकिन विजय जी आप जाती कर रहे हैं। जेडीयू की तरफ से विरोध का कोई स्वर नहीं है। देखिए, एनडीए कमजोर तब होता, टूटता तब जब विरोध आता, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी होती, कोई पार्टी गठबंधन छोड़ जाता। वहां तो डीएमके छोड़ गया ना विजय जी। नहीं तो स्पेस कहां पर है एनडीए में? जेडीयू के पास स्पेस है क्या? कहां छोड़ के जाए? जहां कुछ नहीं है वहां छोड़ सकते हैं ना। डीएमके ने तो छोड़ ही दिया है, और डीएमके के लिए बता ही दिया सिंह साहब ने कि उनका सिटिंग अरेंजमेंट बदल दिया गया है, वो फ्रंट रो में आकर बैठने वाले हैं। हाँ। तो ये साफ ही हो गया कि वो डीएमके मोटे तौर पर अब इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं है और एनडीए के साथ जाएगा। और हो सकता है कुछ दिनों में मानव जी को भी पता पड़े कि उनके बहुत सारे मित्र लोग वहां फ्रंट रो में बैठे हुए हों है ना। तो उसको, और उसके लिए आपको बहुत इंतजार नहीं करना। जैसे मानव जी ने बताया, अभी ममता जी ने भी बैठक बुलाई है एमपीज की, लोकसभा और राज्यसभा की। तो वहां जो आएंगे उसके बाद आप सोच लीजिए कि कौन कौन लोग फ्रंट रो में बैठने वाले हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है। टीएमसी में बड़ा बदलाव हो रहा है। और मुझे नहीं पता, शायद मानव जी को पता होगी, आज मुझे जानकारी मिली कि जो यूसुफ पठान साहब हैं उनको कहा गया कि वो सीट खाली कर दे, ममता दी वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती, और शायद उन्होंने मना कर दिया। ऐसी खबर मुझे मिली, मुझे जानकारी नहीं है कि कंफर्म नहीं है। मानव जी को तो पता होगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी सवाल यह है कि ये इंडिया गठबंधन में कौन कौन लोग आएंगे। हाँ। उससे महत्वपूर्ण यह है कि वो आ जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या उनके पास कोई एजेंडा। मैं ये ऑफिस और सेक्रेटरी और उस पर नहीं जा रहा, लेकिन क्या उस गठबंधन के पास कोई एजेंडा अभी है जिस पर काम करना चाहिए। राहुल जी ने आज जो स्कूबा डाइविंग में जो गहरी वो ली है, उससे शायद एक नया विचार इंडिया गठबंधन को मिले और उस पर कुछ काम हो पाए। क्या डीएमके के साथ बात करना, क्या पंकज जी बहुत करीब रहते हैं तो वो शायद जानते होंगे कि क्या सरकार में रहने के लिए विजय के साथ कांग्रेस ने एक बड़ी गलती कर दी डीएमके को छोड़ने की। डीएमके को स्पेस तो कांग्रेस ने दी ना एनडीए के साथ जाने के लिए। अगर वो वहां खड़े रहते उनके साथ तो डीएमके कहां जाते, क्योंकि डीएमके और बीजेपी का कोई अलाइनमेंट उस तरह का नहीं है, आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट। हालांकि वाजपेयी सरकार के वक्त में वो भी रही थी। तो पर विजय जी, अगर कांग्रेस टीवीके के साथ नहीं जाती तो एआईएडीएमके चली जाती, मतलब बैकडोर से टीवीके एनडीए में आ जाता। नहीं वो ठीक है, कौन आ जाता, लेकिन डीएमके बड़ी पार्टी है सर, 22 एमपी जो उनके पास है। अब पॉलिटिकल वेट तो देखा कीजिए,
किसका बड़ा, तमिलनाडु में सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेट डीएमके के पास है, और वो कांग्रेस ने अपने हाथ से फिसल गया, उनके हाथ से, उनकी गलती से या उनके फैसले से। गलती तो मैं नहीं कहूंगा, उन्होंने सही सोच के किया होगा। विजय जी, शायद इसके पीछे सोच ये रही हो, कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों ने जो ये फैसला किया डीएमके को छोड़कर टीवीके के साथ जाने का, ये सोचकर किया होगा ना विजय जी कि हम मुश्किल से 3-4 राज्यों में हमारी सरकारें रह गई हैं इंडिया गठबंधन की, नहीं, तो वो क्यों ना सोचा एक और राज्य में हम सत्ता में आए, जिससे संदेश ये जाए कि इंडिया गठबंधन अभी भी मजबूत है। लोकसभा के उन एमपीज का क्या फायदा है, क्योंकि एनडीए तो वैसे ही मजबूत है, सारे बिल पास करा ही लेता है अपने। नहीं, वो तो सब ठीक है बात, ये बिल्कुल ठीक बात है कि एक जगह और सरकार बन गई तमिलनाडु जैसी जगह पर, और दक्षिण भारत में उनके पास हो गई। लेकिन 22 एमपीज का कितना फर्क होगा, ये तो अभी जब मानसून सेशन आएगा और वो डिलिमिटेशन बिल पास करवा लेंगे अमित शाह, तब आपको पता पड़ेगा कि डीएमके के साथ होने और नहीं होने का क्या फायदा होता है। समझे? तो राजनीति बहुत लंबा वो है, स्पैन के साथ चला जाता है, आगे क्या हो रहा है। अब मैं इसमें सवाल नहीं कर रही, तो कांग्रेस को तय करना था, मैं तो उसका केवल इंटरप्रिटेशन बता रहा हूँ। सही है, बिल्कुल सही है। वैसे इधर कुआं उधर खाई था। सही और गलत पर मैं सही और गलत पर नहीं जाता। तो मतलब विजय जी, मतलब आप ये कह रहे हैं इधर कुआं उधर खाई था, जिसमें से उन्होंने कुएं को चुना है? नहीं, ये उनको पता, मैं तो ये कहा कि उन्होंने टीवीके को चुना। कुआं और खाई पर मैं नहीं जाता, कि ये उन्होंने तय किया कि क्या हो रहा है। और अब आपको सवाल करना चाहिए सिंह साहब से कि भाई 4 मंत्री तो चले गए मंत्रिमंडल से, 4-5 और जाने वाले हैं। कुछ की कॉपियां चेक अभी हो गई थी जब प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद की बैठक की थी, तो उसमें किस किस के रिजल्ट में क्या क्या आया है, वो सब फाइल जो है कॉपी देखी है सिंह साहब ने। तो बहुत सारे लोग, अब 5-7 लोग और जाने वाले हैं, कुछ नए चेहरे आने वाले हैं। अच्छा विजय जी, हाँ ठीक है, एक चीज और बताइए, ये अन्नामलाई का हम तो साल भर से सुन रहे हैं कि वो नाराज हैं, उनको एआईएडीएमके की वजह से अध्यक्ष पद से हटा भी दिया गया, पीछे साइडलाइन कर दिया गया। आपको लगता है कि अगला चुनाव तमिलनाडु का विजय अन्नामलाई, उदयनिधि स्टालिन, अब एआईएडीएमके मुझे नहीं पता कोई और युवा नेता है या नहीं है, बीजेपी में उनके अलावा और कोई चेहरा दिखता नहीं है, इन 3 युवा नेताओं में हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि तीनों नए जनरेशन के हैं। लेकिन आप अन्नामलाई को बीजेपी से अलग करके देख रहे हैं, तो ये जल्दी है मेरे हिसाब से। ठीक है, ऐसा कौन सा आपने इस्तीफे देखे हैं राजनीति में पिछले दिनों में, जब कोई इस्तीफा देने के लिए 3 दिन तक दिल्ली में बैठकर बात करता रहे, हाँ, और फिर फोटो भी खिंचवाए और फिर फोटो भी जारी करें। ठीक है, बस ये हुआ कि समझाइश में ये बात थी कि कुछ दिनों आपको दूसरे तरीके से काम करना है। मुझे नहीं लगता कि अन्नामलाई बहुत दूर जाएंगे बीजेपी से। उनको मैसेज तो इसलिए भी मिल गया था क्योंकि प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने पार्टी के एक बड़े नेता के थ्रू प्रधानमंत्री जी से मिलने की बात की थी, उनको भरोसा दिलाया गया था कि प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं मिले। तो इससे अन्नामलाई को समझ में आ जाना चाहिए था कि पार्टी का रुख क्या है, और अमित शाह जी ने मेरे ख्याल से उनको विस्तार से बताया है। लेकिन संघ में और कुछ और लोगों ने उन्हें बताया कि कैसे एक रास्ता, एक पैरेलल रास्ता, जो बीजेपी अभी थोड़ा सा काम किया था कि भाई द्रविडियन राजनीति के खिलाफ एंट्री कैसे लें, उसमें शायद हो सकता है अन्नामलाई कुछ और रास्ता निकालने की। सोमनाथ भारती।